कौंडिया नगर नाम का गांव था जो बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नदी भी पूरे साल बहती रहती थी। वहाँ के लोगों को वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वहाँ का मुखिया गुनाजी बहुत क्रूर था। वो लोगों के साथ बहुत छल किया करता था। वो गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे देके उनकी सारी जमीनें हड़प करता था। इस कारण गांव के लोग उससे परेशान होकर गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगे थे। दरअसल मुखिया बहुत ही लालची आदमी था। वो चाहता था कि कैसे भी करके गांव वालों के खेत हड़प करूं और बहुत सारा धन कमाऊं। वो इसलिए बहुत कपटी कट करता था और उनमें सफल भी हो जाता था। वो अपने बेटे रवि से बहुत प्यार करता था, परंतु उसका बेटा हमेशा बीमार रहता था। मुखिया ने अपने बेटे के इलाज के लिए दूर दूर से डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उसके हालात में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अरे भाग्यवान, सुनिए ना, रवि की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, आप कुछ कीजिए ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रवि को ठीक करने की। आज शाम को ही एक जाने माने डॉक्टर को बुलाया है। शाम तक डॉक्टर साहब आ ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अजी, तुम डॉक्टर, हकीम, वैद्य या तांत्रिक किसी को भी बुलाओ, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो बस। हाँ, तुम परेशान मत हो और रवि का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मुखिया कमरे से बाहर चला जाता है और अपने नौकर को गांव की सीमा के बाहर खड़े होने को कहता है, ताकि जब डॉक्टर आए तो नौकर बिना किसी तकलीफ के उन्हें अपने साथ लेकर आ जाए। सुरेश गाड़ी लेकर गांव की सीमा पर जाने लगता है। आसमान में काले काले बादल घिर जाते हैं और जोर जोर से बारिश होने लगती है। सुरेश कच्चे रास्ते पर गड्ढों से बचाकर गाड़ी चला रहा था। इधर मुखिया वसूली करने निकल जाता है। अरे क्या मरने के बाद मेरे पैसे चुकाओगे क्या? अब उसका ब्याज दुगना हो गया है। चलो जल्दी पैसे निकालो। कल ही बेटे के स्कूल की फीस भरी है मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। जब कर्ज चुका नहीं सकते तो क्यों आ जाते हो कर्ज मांगने? क्या मेरे घर को अपने बाप की जागीर समझ रखा है कि जब चाहो तब आकर पैसे ले जाओ और चुकाओ भी नहीं? ये नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी पैसे दो, वरना तुम्हारा घर खाली करो। नितिन मुखिया के सामने बहुत गिड़गिड़ता है, पर मुखिया एक नहीं सुनता। वो उसका घर खाली करवाता है। मुखिया का ऐसा रूप देखकर अन्य लोग घबरा जाते हैं और कोई भी नितिन की मदद करने को आगे नहीं आता। तब नितिन मन ही मन में कहता है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें अपनी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। न जाने ये सड़कें कब तक ठीक होगी। मेरी तो कमर टूट गई गाड़ी चलाते चलाते। रात होने को है और गांव की सीमा पर अभी तक नहीं पहुंचा हूं, कहीं डॉक्टर साहब आना है। सुरेश ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। हे भगवान, ये गाड़ी भी अभी पंचर होनी थी। घर पहुंचने में जरा भी देरी हुई तो मुखिया तो मुझे जमीन में ही गाड़ देगा। जल्दी से टायर बदल लेता हूँ। सुरेश गाड़ी से उतरकर टायर बदलने लगता है, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण टायर बदलने में देर हो रही थी। इधर गांव की सीमा पर डॉक्टर लखन भी किसी साधन का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे समय पर मुखिया के घर पहुंच सके। तभी उन्हें दूर कहीं से आवाजें आने लगी, जैसे कोई बैलों को खाक रहा हो और उनकी तरफ आ रहा हो। थोड़ी ही देर में उन्हें एक बैलगाड़ी अपनी तरफ आते हुए दिखती है। बैलगाड़ी पर एक आदमी अपने बेटे के साथ बैठा आ रहा था और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ, तुम्हें मुखिया के घर छोड़ देता हूँ। अरे तुम्हें कैसे पता मुझे मुखिया के घर जाना है? आप लखन डॉक्टर हो ना, मुझे मुखिया ने ही आपको लेने भेजा है। बैलगाड़ी वाला बैलों को खाकना शुरू कर देता है। बैलगाड़ी वाला बिना कुछ कहे बस अपनी गाड़ी को खाक रहा था। डॉक्टर को इतनी शांति कुछ अजीब सी लग रही थी, तो उसने बैलगाड़ी वाले से कहा, मुखिया जी का घर आने में और कितना समय लगेगा? बस थोड़ी देर और डॉक्टर साहब, फिर हम पहुंच ही जाएंगे। बैलगाड़ी वाला उस जगह पर पहुंच गया था जिस जगह पर सुरेश अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा था। सुरेश ने जैसे ही बैलगाड़ी की आवाज सुनी, वो चौकन्ना होकर एक तरफ खड़ा हो गया और जैसे ही बैलगाड़ी सुरेश के पास से गुजरी, वो आदमी सुरेश को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। ये सब देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। बैलगाड़ी वाले ने मुखिया के घर के कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी। लीजिए डॉक्टर साहब, वो रहा मुखिया का घर। अब आप जाओ और उनकी बच्चे का इलाज करो। डॉक्टर वहाँ से अंदर चला जाता है और कुछ अंदर जाते ही मुखिया उनको दरवाजे पर ही खड़ा मिलता है। डॉक्टर साहब आप आ गए, आइए जल्दी से मेरे बेटे को देखिए। डॉक्टर मुखिया के साथ रवि के कमरे में आ जाते हैं। रवि की माँ भी वहीं खड़े हुई थी। रवि का शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कहा, दवाई दे दी है, कल सुबह तक इसे आराम पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब रात बहुत हो चुकी है, अच्छा होगा कि आप यहीं रुक जाइए आज की रात। सही कहा आपने, कल सुबह रवि को देखकर चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब वहीं रुक जाते हैं और अगली सुबह सुरेश भागता हुआ आता है। उसे देखकर मुखिया गुस्सा होते हैं। मालिक, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। ऐसा अभी क्या देख लिया तुमने? मालिक, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब कल रात उस बैलगाड़ी वाले के साथ ही आ रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुबह सुबह नशा कर लिया है क्या? नहीं मालिक नहीं, यकीन ना हो तो डॉक्टर साहब से पूछ लो, वो खुद ही बता देंगे कि कल रात किसके साथ आए थे। मुखिया डॉक्टर से पूछ लेता है तो डॉक्टर भी वहीं बताता है। वो एक बैलगाड़ी वाले के साथ आए और उसके साथ में एक बच्चा भी था। ये सब सुनकर मुखिया के होश उड़ जाते हैं। मुखिया तुरंत जंगल में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक को बुलाने जंगल में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते भर में उनकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था जो आज से लगभग 25 साल पहले घट चुका था। तब मुखिया
उसी हवेली में नौकर था जहाँ आज वो मालिक बनकर रह रहा था। मालिक, आज हमें शहर जाना है ना? आपने कल कहा था छोटे मालिक को नए कपड़े लेने शहर जाना है। हाँ गुनाजी, बैलगाड़ी तैयार करो, हम अपने बेटे को भी साथ ही लेके जाएंगे। मुखिया बना बैठा वही गुनाजी बैलगाड़ी निकालता है और उस पर सेठ जी और उनके बेटे को लेकर चल देता है। गुनाजी ने पूरी योजना बना ली थी कि आज इन दोनों का काम तमाम करके ही रहेगा। वो जानबूझकर बैलगाड़ी को खाई के रास्ते पर ले जाता है। वहाँ सुरेश पहले से ही बैठा हुआ था। सुरेश बैलों के सामने बड़ा सा पत्थर रख देता है, जिसे देखकर बैल बौखला जाते हैं और मौका देखकर गुनाजी बैलगाड़ी से कूद जाता है। बैलगाड़ी बैलों समेत खाई में गिर जाती है। उसी समय असली सेठ और उसका बेटा मारे जाते हैं। उस दिन के बाद से गुनाजी नौकर से मालिक बनकर बैठ जाता है। इतने में गुनाजी जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, बाबा बाबा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तभी वहाँ पर असली सेठ का आत्मा आता है। अरे दृष्ट, तूने मेरी और मेरे बच्चे की धन के कारण जान ली। मैं उसका बदला लेने के लिए इतने दिन से तरस रहा था। आज वो दिन आ गया। और असली सेठ उसे मार देता है।